हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो इसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर का जो पॉलिटिकल साइंस का आपका जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगी। इसकी मैंने पहले 2 यूनिट लिए है। इसमें जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। भाई, इस राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इसका परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण कैसा है। तो एक बार तो मैं आपको इसके बारे में मैन बता रही हूँ, फिर आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि इन दोनों यूनिटों में से कौन सा टॉपिक आपको पहले करवाना है। तो आज तो मैंने 2 यूनिट ली है। तो पहली यूनिट में आपका जो है वो राजनीति विज्ञान का अर्थ, नाम और विभेद है। तो राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है इसके नाम का? तो ये पॉलिटिक्स शब्द है, ये ग्रीक यानी यूनानी भाषा के पोलिस यानी नगर जो राज्य हैं उनसे पोलिटिया नामक शब्दों से बना है। और जो यूनानी जो विचारक थे उन्होंने इसे नगर राज्य की गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा है। यानी जो बड़े बड़े नगर हैं, महानगर हैं, उनमें जो गतिविधियां होती है उन्हीं का नाम लेकर उन्होंने पॉलिटिक्स शब्द दिया है। जो राजनीति विज्ञान में जो गतिविधि राज्य के अंदर होती है, जैसे अपना राजस्थान राज्य, तो राजस्थान में क्या है, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, सचिव है, विधानसभा अध्यक्ष है। और जो राज्य की वर्तमान में जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं होती है, जो राजनीति संचालित होती है, वही राजनीति कही जाती है। तो जो पॉलिटिक्स जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, और अरस्तु ने इसे दर्शन यानी फिलोसॉफी से अलग किया था। पहले जो पॉलिटिक्स साइंस और फिलोसॉफी थी वह दोनों एक ही थी, लेकिन अरस्तु ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर दिया और पॉलिटिक्स साइंस को एक स्वायत्त विषय के रूप में अलग किया। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स का पिता यानी राजनीति विज्ञान का पिता तो अरस्तु है, और पॉलिटिक्स जो शब्द है वो भी अरस्तु ने दिया है। लेकिन जो राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस जो नाम है वो 2 प्रबुद्ध अराजकतावादी विचारक हैं, विलियम गॉडविन और नारीवाद की जनक मेरी विलिस्टोक्राफ्ट है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस यानी अरस्तु ने तो ओनली पॉलिटिक्स शब्द दिया है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है, राजनीति विज्ञान जो शब्द है, इनका श्रेय प्रबुद्ध अराजकतावादी विचारक तो विलियम गॉडविन और नारीवाद की जो जनक है वो मेरी विलिस्टोक्राफ्ट ने दिया है। इसलिए राजनीति विज्ञान का अर्थ और इसका नाम हो गया। अब आपको जो ही क्वेश्चन पूछे तो आपको राजनीति विज्ञान का पहले तो अर्थ बताना है कि ये भाई ये ग्रीक भाषा से बना है, इसका अर्थ नगर राज्य है, पॉलिटिया शब्दों से बना है, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स साइंस जो नाम देने का श्रेय है वो विलियम गॉडविन और मेरी विलिस्टोक्राफ्ट का है। और इसके बाद में है राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, यानी राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक रूप कैसे संचालित है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत जो सिद्धांत है उसमें क्या होंगे, नैतिक मूल्य होंगे, राजनीतिक मूल्य होंगे, प्रश्न क्या होगा, क्या होना चाहिए, आधार क्या होगा, दर्शन होगा। यानी परंपरागत जो राजनीति विज्ञान में है, राजनीति विज्ञान है, तो उसमें क्या होगा, राजनीति विज्ञान के घटक होंगे, आधार होंगे, मुख्य प्रश्न होंगे। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत में इसका घटक क्या होगा, नैतिक मूल्य। यानी परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो नैतिक मूल्यों की बात करेगा, राजनीति में मूल्यों को घुसाएगा और क्या होना चाहिए, यानी आगे आने वाली राजनीति में क्या होना चाहिए, ये काम परंपरागत राजनीति का यानी दर्शन का जो काम है वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में होगा। और आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें आनुभविक जो है यानी अनुभव के द्वारा जो किया गया है, या राजनीतिक घटना क्या है यानी विज्ञान की बात करेगा। परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो तो दर्शन की बात करेगा, लेकिन जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है वो विज्ञान की बात। जो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है ये जो जो यूनानी जो विचारक हुए हैं, जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चला था। अब आपको ये प्रश्न टॉपिक बताना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कब से कब तक चला। तो परंपरागत राजनीतिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से लेकर जो सेकेंड वर्ल्ड वार था यानी सेकेंड वर्ल्ड वार से चली आ रही थी। फिर 1945 से लेकर 1970 तक व्यवहारवाद का काल था। यानी पहले तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत आएगा जो कब से कब तक चला,
प्लेटो, सुकरात, अरस्तु से लेकर चला। लेकिन उसके बाद में 1945 से लेकर 1970 तक व्यवहारवाद का काल आया। फिर आपके दो टॉपिक भी हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, तो वो बाद में हो, यानी वो आधुनिक राजनीति। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो 19 सेकेंड वर्ल्ड वार तक चला, और उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद व्यवहारवाद और उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद चला। अब इसके आगे हम राजनीतिक विज्ञान के जो अन्य जो विषय हैं उनके साथ उसका संबंध देंगे, जैसे उसका अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, इतिहास के साथ क्या संबंध है और समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है। दूसरी यूनिट में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए गए हैं, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन से विचारक कौन से सिद्धांत में के समर्थक हैं। तो पहला जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो देव उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कुछ ऐसे विचारक हुए हैं जो राज्य की उत्पत्ति देवताओं से मानते हैं, यानी देवताओं की उत्पत्ति से राज्य है वो संचालित है। और दूसरे सिद्धांत है सामाजिक समझौता, जिसमें तीन विचारक महत्वपूर्ण है, होब्स, लोक और रूसो। ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है, सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी राज्य की उत्पत्ति आपसी में लोगों ने मिलके राज्य की उत्पत्ति की है। लेकिन देव उत्पत्ति के समर्थक जो विचारक हैं वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी देवताओं ने राज्य की उत्पत्ति की है। लेकिन सामाजिक समझौतेवादी जो विचारक है, होब्स, लोक, रूसो, उन्होंने माना है कि आपस में लोगों ने मिलकर के राज्य की उत्पत्ति की है। फिर तीसरा है विकासवादी सिद्धांत। तो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक जो विचारक हैं वो उन्होंने कहा है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, यानी राज्य की उत्पत्ति ना तो दैवीय सिद्धांतकार जो कह रहे हैं उनके अनुसार हुई है, ना जो सामाजिक समझौतावादी जो कह रहे हैं उनके अनुसार हुई है, बल्कि राज्य का विकास हुआ है, यानी राज्य धीरे धीरे अपने आप विकसित हो गया है। उसके बाद में मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांतकार हैं वो राज्य की उत्पत्ति वर्ग संघर्ष बताते हैं, यानी वर्गों में एक धनी वर्ग था, एक निर्धन वर्ग था, तो उन दोनों में टकराव होने की वजह से राज्य की उत्पत्ति हुई है। अब है राज्य की प्रगति, राज्य का आंगिक सिद्धांत, यानी राज्य का एक स्वायत्त सिद्धांत, और उसके विचारक हैं कि राज्य स्वतः उत्पन्न हुआ है, ना तो राज्य की दैवीय उत्पत्ति हुई है और न ही राज्य सामाजिक समझौते के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और न ही राज्य का विकास हुआ है और न ही राज्य मार्क्सवादी है। उसके बाद में है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में संप्रभुता के बारे में बताया गया। तो संप्रभुता का एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जैसे भारत है वो लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी धीरे धीरे राज्य क्या है, व्यक्ति के जन्म से लेकर और इसकी मृत्यु तक के सारे काम राज्य करेगा। तो वो राज्य कौन सा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य। जैसे तानाशाही राज्य है तो तानाशाही में क्या होगी, तो वहाँ तो लोगों राजा के द्वारा ही शासन का संचालित किया जाएगा, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य में जनता का शासन होगा, और जनता का शासन होगा तो जनता की भागीदारी ज़्यादा होगी, जिसमें हर वर्ग को, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी को, तो हर वर्ग को लाभ होगा। इसमें सभी वर्गों को एक समान माना जाएगा। उसमें संप्रभुता, यानी संप्रभु, यानी हम किसी दूसरे देश के अधीन नहीं। जैसे भारत 200 सालों तक ब्रिटेन का गुलाम रहा था, लेकिन आज भारत किसी देश का गुलाम नहीं है, तो भारत क्या है, अपने आप में संप्रभु देश है। उसी तरह हम संप्रभुता के एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत की विचारकों की जो व्यवस्थाएं, यानी एकलवादी सिद्धांत संप्रभुता का क्या कहता है, बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इन दोनों यूनिटों में से कौन से टॉपिक का आपको पहले वीडियो डालना है, और वीडियो कैसा बना है, मैंने जो आपको समझाया वो आपको समझ आया या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।